अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 92 न्यूज़ अपने 4 साल आज मुकम्मल कर चुका है और इस सफ़र के दौरान बज़ाहिर ये अरसा तो कलील है, लेकिन जो 92 न्यूज़ के देखने वाले हैं, हमारे अवाम की जानिब से जिस तरह पजीराई मिली और जिस तरीके से 92 न्यूज़ ने कोशिश की कि अवाम के बुनियादी मसाइल की, वसाइल की, अच्छा क्या है क्या अच्छा नहीं है, इन तमाम उमूर की निशानदही कर सकें, उस पर जिस तरीके से अवाम की तरफ से अप्रिसिएशन आई है, यकीनी तौर पे टीम 92 इसकी शुक्रगुजार है। बिलखुसूस टीम बाखबर सुबह जो है वो स्पेशल थैंक्स। अपने जितने व्यूअर्स हैं वो हमें देखते हैं और दुआ और उम्मीद यही है कि ये 4 साल का जो आज सफ़र मुकम्मल हुआ है ये आने वाले अनगिनत सालों तक जारी रहे और आपको आपकी नुमाइंदगी 92 न्यूज़ इसी तरह करता रहेगा। अपने प्रोग्राम में आज भी इदारों के अंदर क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, इसी से मुतालिक बात करेंगे। मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में अनवर सुमरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से आसिफ खान हमारा साथ दे रहे हैं। कराची से इब्राहिम रिंद हैं। कोयटा से किफ़ायत अली हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इकराम होती हैं और साथ ही साथ सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सुमरा साहब, आपकी खबर है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बावजूद एक टसल जारी है महकमा अनहार और महकमा जंगलात के दरमियान, ज़रा इससे मुतालिक भी बताइएगा। लेकिन सबसे पहले आपके तासुरात, ये जो सफ़र है 92 न्यूज़ के साथ आपका और 4 साल आज मुकम्मल हुए हैं, क्या कहेंगे इससे मुतालिक? जी साहब, आज बहुत खुशी हो रही है कि 92 न्यूज़ ने अपने 4 साल मुकम्मल किए हैं और ये वो 4 साल हैं जिनमें कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ समेटी गई हैं और दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला इस तरह के और बहुत सारे साल जो है 92 न्यूज़ जो है आवाम की आवाज़ बना रहे और आवाम के मसाइल को उजागर करता रहे। अब मैं अपनी ख़बर की तरफ आता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बिलियन ट्री में जो है लगाने का पंजाब में एक प्रोजेक्ट दिया, लेकिन सूरत हाल ग्राउंड पर बहुत मुख्तलिफ है। सूरत हाल ये है कि 1994 में जो पंजाब में नहरी निज़ाम है, जो दुनिया का बेस्ट नहरी निज़ाम है, उसका तकरीबन 33,000 किलोमीटर एरिया बनता है। उसकी साइडों पर जो है दरख्त लगाए गए थे। 1994 में ये दरख्त जो थे, इनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी और इनके इंतज़ामी अमूर की ज़िम्मेदारी जो है महकमा जंगलात को दे दी गई, क्योंकि महकमा जंगलात जो है सूबे में दरख्त लगाने, उनकी हिफाजत करने और उनको परवान चढ़ाने की उनके एक डेडिकेटेड महकमा बनाया गया था ताकि सूबे में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा दरख्तों की फ़रोख्त से जो रेवेन्यू आता है उसको बढ़ाया जा सके और सूबे में खूबसूरती टूरिस्ट जो पॉइंट हैं उनको बनाया जा सके। 2010 में जो है पंजाब असम्बली में एक करारदाद पास हुई जिसमें कहा गया कि महकमा जंगलात जो है उसके अहलकार जो हैं उन्होंने लाखों दरख्त जो हैं अपनी मिली भगत से चोरी करवा दिए हैं और नहरों पर जो बंद हैं या नहरों पर जो भी रास्ते बने हुए हैं दोनों तरफ, उन पर दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। लिहाजा ये दरख्त जो हैं ये वापस जो है महकमा अनहार, महकमा आबपाशी को दे दिए जाएँ ताकि वो इनकी बेहतर हिफाजत कर सके। क्योंकि ये जो दरख्त थे ये महकमा अनहार ने इसलिए लगाए थे, एक तो नहरों के पुश्ते मजबूत हो सकें, दूसरा खूबसूरती हो सके और तीसरा माहौलियाती आलूदगी पर लॉन्ग टर्म जो है, क्योंकि ये दरख्त जो हैं ये माहौलियाती आलूदगी का कुदरती एक इलाज हैं, उन पर काबू पाया जा सके। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 2018 नवंबर में एक फ़ैसला किया गया और कहा गया कि ये दरख्त जो हैं बहुत कम रह गए हैं, वापस इनको महकमा अनहार को दे दिया जाए। जबकि महकमा अनहार का जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है, उन्होंने कहा है कि महकमा जंगलात जो है पंजाब वो एक डेडिकेटेड महकमा है। दरख्त लगाना, दरख्त की हिफाजत करना और उसको परवान चढ़ाना उसकी ज़िम्मेदारी है, इब्तदाई ज़िम्मेदारी है। रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत उसको ये काम सौंपा गया है और उनके जो अहलकार हैं वो पिछले 25 साल में उन्होंने नहरों पर जो बड़े बड़े दरख्त थे उनको चोरी में वो मुलव्वस रहे और लाखों दरख्त जो हैं वो चोरी हो गए, जिसकी वजह से आज सूबे में स्मोक जैसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल का भी सामना है और हुकूमती रेवेन्यू भी कम हो गया। उस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया ये दरख्त जो हैं इनकी ओनरशिप दोबारा महकमा अनहार को दे दी जाए, लेकिन इन दरख्तों की देखभाल के लिए जो अमला तैनात किया गया था या भर्ती किया गया था वो महकमा जंगलात के पास रहे और वो वज़ीर-ए-आज़म के बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की देखभाल करे और मनसूबाजात की तकमील में मदद दे। अब सूरत हाल ये है कि 2 महकमों के दरमियान
25 साल से लड़ाई जारी है, जिसकी वजह से दरख्त ख़त्म हुए हैं। सूबे में माहौलियाती आलूदगी का मसला बना है, लेकिन दो महकमे लड़ रहे हैं कि ओनरशिप किसने लेनी है। अच्छा सुमरा साहब, ये बताइएगा कि 8 साल कबल महकमे नहार को दरख्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी वापस मुंतकिल की गई थी, लेकिन तहाल ये तनाज़ा नहीं तय हो सका कि क्या महकमे जंगलात ये जिम्मेदारी अदा करेगा, ये महकमे नहार। कितनी अफरादी कुव्वत है जो महकमे जंगलात के पास है, जो कि महकमे नहार को चाहिए, उसके बाद ये काम शुरू हो सकेगा? जी भट्टी साहब, बात यह है कि महकमा जो जंगलात है वो एक डेडिकेटेड महकमा है, जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वह सूबे में दरख्त लगाए, जंगलात लगाए और वाइल्ड लाइफ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में गार्ड्स भर्ती किए और इसके अलावा और बहुत सारे लोग भर्ती किए, जिनको ये तरबियत दी गई कि कैसे दरख्त लगाने हैं और इनकी देखभाल कैसे करनी है। लेकिन भट्टी साहब, एक अलमिया ये है कि पिछले पंजाब में पिछले 10 साल की गुड गवर्नेंस में ये जो छांगा मांगा लाहौर के बिल्कुल करीब जो है 12,500 एकड़ पर एक दरख्त है, जंगल है, और जो प्लांटेशन है जो 1900 में लगाई गई थी, पिछले 10 साल में यहाँ पर 6 अरब की लकड़ी चोरी हो चुकी है। तकरीबन 4,500 एकड़ जो है वो बिल्कुल खाली हो गया है। और यहाँ शीशम का वो दरख्त था जिससे बहुत आला किस्म का फर्नीचर बनता है और अमारियाती लकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। और उसमें मुबैना तौर पर उस वक़्त के पंजाब असम्बली के जो स्पीकर थे वो मुलव्वस पाए गए थे, जिस पर इंक्वायरी भी हुई थी। अब मौजूदा हुकूमत जो है, तब्दीली सरकार को चाहिए, एक तो इन दरख्तों की ओनरशिप जो है महकमा जंगलात के पास रहने दे, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उनके पास फील्ड स्टाफ है और उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिनको भर्ती इस काम के लिए किया गया है। दूसरी बात यह है कि जितने पंजाब में जंगलात हैं, जिनमें चीचावतनी का जंगल है, मियांवाली का जंगल है, ये छांगा मांगा का जंगल है, इनके साथ जो पिछले 10 साल में खलवाड़ होता रहा है उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए कि कितने अरब की लकड़ी किन किन बाअसर लोगों ने चोरी की और उन दरख्तों के काटने की वजह से जो माहौलियाती आलूदगी पर बुरे असरात पड़ रहे हैं उनका मदावा किया जाए। इसके अलावा जो तरक्याती प्रोजेक्ट जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, वहाँ साहिवाल में कोल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसकी ज़िम्मेदारी थी, शराइत में शामिल था कि 25 से 30 हज़ार दरख्त लगाए जाएंगे, लेकिन 2 से 3 हज़ार दरख्त भी अभी तक नहीं लग सका। इसी तरह भिक्की में 10 हज़ार दरख्त लगने थे, वो भी नहीं लग सके। कायद-ए-आज़म एपरल पार्क में जो है दरख्त लगने थे, वो भी नहीं लग सके। अब मौजूदा हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि पिछले दौर में जितनी भी दरख्तों की चोरी होती रही है जंगलात में, उसका ऑडिट करवाया जाए और महकमा जंगलात को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। सुमरा साहब, आपने बताया, लेकिन जो महकमा नहार और महकमा जंगलात के दरमियान इस वक्त ठन गई है, ये भी एक मसला है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपका सफ़र, मेरा सफ़र इंतहाई शानदार रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये तासुरात आप भी अपने 92 न्यूज़ के 4 साल मुकम्मल होने पर शेयर करें, और इसके साथ साथ जिस तरीके से सच गोई की पादाश में जिस तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता रहा दीगर लोगों की जानिब से, उससे मुतालिक भी बताएं। और अपनी खबर जो आपकी है, नैब ने बिल आखिर शिपिंग कंपनियां जिनका मामला हम बारहा उजागर करते रहे, 50 अरब से ज़ायद मालियत का ये मामला था, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। इसकी डिटेल्स भी दे दें। फैसल, देखिए, यकीनी तौर के ऊपर आज का दिन इंतहाई खुशी का और बाइस मुसरत है कि 92 न्यूज़ अपने 4 साल मुकम्मल कर चुका है। इस 4 सालों के दौरान मुल्की और कौमी मफाद और अवामी मसाइल को हकीकी मानों के अंदर उजागर किया है, तमाम तर किसी जो दबाव को बलाए ताक रखते हुए। और सबसे बड़ी बात, जो एडिटोरियल फ्रीडम थी, जो एक प्रोफेशनल ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखते हुए टीम ने यहाँ पर काम किया, जिसकी मिसाल किसी और इदारे में नहीं मिलती। उसके बावजूद कि जब सहाफ़त के ऊपर एक कड़ा वक्त आया, इस मौके के ऊपर भी 92 न्यूज़ ने एक अपनी अलग मिसाल कायम की, जिसके लिए कोई अल्फाज बयान नहीं किए जा सकते। और इसके लिए हमारी दुआएं हैं कि ये इदारा इसी तरीके के साथ प्रोफेशनल वे में मज़ीद तरक्की करे, आगे बढ़े और मुल्की और कौमी मफाद के मामलात और मुल्की मौशियत के हवाले से जो अहम मामलात हैं वो इसी तरीके के साथ उजागर करते रहे, ताकि इस मामले के अंदर, इस मुल्की मामलात के अंदर मज़ीद बेहतरी आ सके। तो अगली अपनी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। फैसल, अपने प्रोग्राम के अंदर हमने ये मामला मुतअद्दिद मरतबा टेकअप किया और ये मामला हमने ही मंजर आम पर लेकर आए थे कि किस तरीके के असरात कराची की बंदरगाहों पर शिपिंग कंपनियों और टर्मिनल ऑपरेटर्स के मालकान पाकिस्तानी इंपोर्टर्स से खिलाफे कानून किस तरीके के साथ अरबों रुपये वसूल कर रहे हैं। और ये सिलसिला गुज़श्ता कई सालों से जारी है, क्योंकि कस्टम्स डिपार्टमेंट की कस्टम के अमले की आशीर्वाद हासिल होने के नतीजे में ये कंपनियां खिलाफे कानून पाकिस्तानी इंपोर्टर से इजाफी वसूलियाँ करने में मुलविस हैं। बहुत तफसीलात के साथ हमने इस मामले को टेकअप किया
और उसके बाद ये मामला पहुंचा था नैब तक। चेयरमैन नैब को दरखास्त अरसाल की गई थी कि वो पाकिस्तानी इंपोर्टर्स जो लीगल तरीके के साथ मुख्तलिफ ममालिक से अपनी अशिया इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की तमाम ज़ाब्तों को फॉलो करते हुए, कस्टम्स एक्ट 1969 को फॉलो करते हुए, लेकिन उसके बावजूद जब उनका माल कराची की बंदरगाहों पर पहुंचता है तो वहां पर शिपिंग कंपनियां, उनके एजेंट्स और टर्मिनल ऑपरेटर्स के मालकान वो उनसे किस तरीके के साथ मुख्तलिफ हटकंडों के जरिए उनसे इजाफी वसूलियां करती हैं। और बेशतर केसेस के अंदर ऐसा देखने का भी मौका मिला कि कुछ ऐसे कंटेनर जिसके अंदर सामान की मालियत 15 लाख रुपए से भी कम है, लेकिन शिपिंग कंपनियों, टर्मिनल ऑपरेटर्स और उनके जो मिडल मैन और उनके जो एजेंट्स थे उनकी मिली भगत से और कस्टम्स के अमले की आशीर्वाद के नतीजे में जो इंपोर्टर्स हैं उनसे फी कंटेनर जो इजाफी फीस वसूली का, इजाफी चार्जेस का मुतालबा किया गया वो 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा होता है। तो ये एक तवील अरसे से ये मामला जारी था और एक अंदाजे के मुताबिक जो मुख्तलिफ वहाँ पर एक वर्किंग की गई मुख्तलिफ चैम्बर्स की जानिब से और मुख्तलिफ इंपोर्टर्स की जानिब से कि कराची की बंदरगाहों के ऊपर सालाना मुख्तलिफ इंपोर्टर से 15 रुपए से जायद की वसूली की जाती है। और ये एक 50 रुपए से जायद का एक बड़ा स्कैंडल है। जब ये मामला चेयरमैन नैब के इल्म में लाया गया तो इस मामले को नैब कराची को अरसाल किया गया कि इस मामले की तहकीकात की जाए। नैब ने अपने रूल्स के मुताबिक इस शिकायत की सबसे पहली कंप्लेंट वेरिफिकेशन की और जो हमें सरकारी दस्तावेज मसूल हुई हैं, नैब ने इस कंप्लेंट वेरिफिकेशन को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुकम्मल कर लिया है और जिसके अंदर नैब को बहुत से ऐसे शवाहिद मिले हैं जो ये बात साबित कर रहे हैं कि किस तरीके के साथ SRO 1220 2015 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कस्टम्स एक्ट 1969 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ पाकिस्तानी इंपोर्टर्स को, पाकिस्तानी अवाम को, मुख्तलिफ मसनूआत के सार्फिन को और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। जिसके बाद कंप्लेंट वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब नैब कराची ने इस मामले की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है। बाखबर सुपर प्रोग्राम को मसूल होने वाली सरकारी दस्तावेज के मुताबिक जो नैब को शिकायत अरसाल की गई थी और जिसकी अब नैब बाज़ाब्ता इंक्वायरी करेगा, उसके मुताबिक PICT के हलीम सदीकी साहब, उसके साथ यूनाइटेड मेरीन एजेंसी के से वाबस्ता सुहेल शम्स साहब और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ KMTC, उसके साथ पैसिफिक डेल्टा शिपिंग और उससे वाबस्ता आदिल खान साहब, इनके खिलाफ नैब ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कंप्लेंट वेरीफाई होने के बाद इंक्वायरी शुरू कर दी है। मामला यह है कि जब भी कोई इंपोर्टर्स चीन या किसी मुल्क से अपना सामान बुक करता है तो इन शिपिंग कंपनियों के एजेंट्स उनसे एक कमिटमेंट करते हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट तय होता है जिसके मुताबिक उस सामान की चार्जेस तय किए जाते हैं, किस अदायगी के ऊपर, किस रेट की अदायगी के ऊपर ये सामान कराची की बंदरगाह पर पहुंचेगा। जैसे ही सामान कराची पहुंचता है तो वहां पर शिपिंग कंपनी और टर्मिनल ऑपरेटर्स की जानिब से इजाफी डैमेज एंड डिटेंशन का मुतालबा कर दिया जाता है। इस हवाले से अगर हम देखें जो नैब को भी जो मामला उसके सामने रखा गया और जो कानून भी है कस्टम्स एक्ट का जो 1969 के सेक्शन 14A है, अगर कोई भी टर्मिनल ऑपरेटर को शिपिंग कंपनी इंपोर्टर से इजाफी डैमेज और डिटेंशन चार्जेस वसूल नहीं कर सकती, मुतालबा नहीं कर सकती जब कस्टम्स की जानिब से डिले एंड डिटेंशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया हो। लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता कई सालों से इस कानून की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इंपोर्टर से उन्हें ब्लैकमेल करते हुए, उन्हें प्रेशराइज करते हुए ये वसूली की जाती है। और इस सिलसिले के अंदर वहां पर एक बहुत बड़ा माफिया मौजूद है जिनके लिए टर्म यूज होती है लुपूस की। जब भी किसी इंपोर्टर्स को इस जाल के अंदर फंसा लिया जाता है फिर लुपूस को एक्टिव किया जाता है, वो इन टर्मिनल ऑपरेटर या शिपिंग कंपनी और उनके एजेंट्स के दरमियान इंपोर्टर्स की बारगेन करवाने की कोशिश करते हैं। जब बारगेन करवा के उस माल को रिलीज करवाने की कोशिश की जाती है तो एंड पे जाके दोबारा इंपोर्टर्स को घेर लिया जाता है कि आप हमें अब लुपूस को आपने जो डिटेंशन डिले एंड डिटेंशन चार्जेस में आपने रियायत हासिल की उसका 50% कमीशन दे। तो हर तरीके के साथ इंपोर्टर्स को तंग किया जाता है, उसका माल मुकर्रर वक्त के ऊपर मार्केट में नहीं पहुंचता, उसको अपना मार्केट लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, कंज्यूमर लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। और इसके साथ जो दूसरा बड़ा मामला है, इस हवाले से FBR ने वाज़े तौर के ऊपर एक SRO 2015 में जारी किया था जिसका नंबर 1220 है। उसके मुताबिक भी वाज़े तौर के ऊपर शिपिंग लाइंस उनके एजेंटों के लिए ये मामला वाज़े कर दिया गया है कि जब आपके दरमियान एक तहरीरी एग्रीमेंट हो जाए, जो बिल ऑफ लैंडिंग हो, उसके अंदर जब जो चार्जेस तय हो जाएंगे, शिपिंग कंपनियां और उनके एजेंट्स इंपोर्टर से उससे ज्यादा कीमत वसूली का मुतालबा नहीं कर सकती। तो यहां पर देखा जाए तो इस SRO 1220 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कस्टम्स एक्ट 1969 की खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये खिलाफ वर्जी गुज़श्ता कई सालों से जारी थी। अच्छा इकदाम हुआ कि माजी के अंदर कस्टम प्रिवेंटिव ने भी इस मामले की इंक्वायरी शुरू की, लेकिन ये तहकीकात आगे ना बढ़ सकी चूंकि कस्टम्स के अमले की ही आशीर्वाद से, मिली भगत से ये इजाफी वसूलियां की जाती हैं। लेकिन नैब कराची को भी एक क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने बहुत हाईली टेक्निकल मामला था
उन्होंने इस वक्त लगा इसके ऊपर उनको कंप्लेंट वेरीफाई करने में, तमाम मामले को समझने के बाद अब इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो अब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंपनियां जिसके अंदर कुछ गैर मुल्की उसके अंदर उनके कंपनियों के अंदर भी शामिल है जो यहां पर बैठ के काम करते हैं, उनके नाम भी शिकायत में दर्ज किए गए थे। अब इन तमाम कंपनियों उनके एजेंट्स के खिलाफ नैब कराची ने कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी इंपोर्टर, पाकिस्तानी सार्फिन और मुल्की मौशियत को और कौमी खजाने को जो सालाना 15 रुपए से ज़ायद नुकसान पहुंचता था, उसकी उम्मीद है कि अब ये मामला रुक सकेगा। जी फैसल। ठीक, भट्टी साहब बहुत डिटेल में आपने बताया किस तरह शिपिंग कंपनियां ब्लैकमेल करती थीं और मनमाने पैसे करप्शन की मद में नाजायज़ तरीके से वसूल किए जाते थे। नैब ने अब इंक्वायरी शुरू कर दी है। आसिफ खान पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आपकी तरफ आएंगे। कबायली अजला में कई साल कबल शुरू किए जाने वाले 7 स्मॉल डैम मंसूबे मुकम्मल ना हो सके, वजह क्या है और इनकी तामीर कितनी हो चुकी है अभी तक, या कितने मंसूबे ऐसे हैं कि जिनकी तामीर का आगाज़ ही नहीं हो पाया? जी फैसल, कबायली अजला में वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो है स्मॉल डैम मंसूबा शुरू किया गया था। चूँकि ये 2 साल मंसूबे थे, लेकिन इसमें कुछ मंसूबे 2012 में शुरू किए गए जो 2 साल मंसूबे थे, लेकिन 2019 में भी वो मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके हैं। इसमें बहुत से मसाइल भी सामने आए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बाजवड़ में रागान स्मॉल डैम जो है वो 2012 में शुरू किया गया था और 2015 में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। इस पे 10 से 15% काम अभी बाकी रहता है, लेकिन गुज़िश्ता 8 माह से जो है ये इस डैम पे काम रुका हुआ है। इसी तरह ज़िला मोमन में जो गंदाव डैम है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया गया था, 2012 में ये भी शुरू हुआ था, 2015 में इसको भी मुकम्मल होना था, लेकिन इसका भी यही हाल है। चावतंगी स्मॉल डैम है जो 2013 से शुरू हुआ था, लेकिन उस पर अभी तक 1% काम भी नहीं हुआ है और 2016 में जो है इसको मुकम्मल होना था, लेकिन ये भी मुकम्मल नहीं हो सका। सरोबी स्मॉल डैम जनूबी वजीरिस्तान में है, ये भी जो है 2014 में शुरू हुआ था और नवंबर 2017 में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन उसका भी वही हाल है जो इन बाकी डैम्स का है। शकई स्मॉल डैम है, इसके अलावा पिंडियाले स्मॉल डैम जो है जिला मोमन में वो भी 2012 में शुरू हुआ था और नवंबर 2017 में इसको मुकम्मल होना था। इसमें से 12 डैम जो हैं वो इरिगेशन पर्पस के लिए बनाए गए थे और एक डैम जो है गंदाव मोमन जिला का जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया गया था। तो चूंकि दो साल मंसूबे थे, 2012 और 2013 में शुरू हुए थे, इनको 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक ये मंसूबे मुकम्मल नहीं हो चुके हैं, जिसकी वजूहात बहुत सी वजूहात में इसमें फंडिंग का मसला भी आ रहा था। चूंकि लोकल डिस्प्यूट के मसले भी आ रहे थे, जहाँ पे डैम बनना था वहाँ पे लोगों की ज़मीनों का मसला था, तो वो भी तक वक्त से हल होता रहा। लेकिन अभी रिसेंट जो तकरीबन 7-8 माह से जो मसले चल रहे हैं, तो वो इसमें जो मुलाजिमीन हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट पे जो है अपॉइंट किया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर और नीचे जितना भी अमला है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किए गए थे, लेकिन हर साल उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की जाती थी। गुज़िश्ता 7-8 महीनों से ना तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की गई है, एक्सटेंशन दी गई है और ना ही उनको तनख्वाह की जा रही। यही मुलाजिमीन जो है वो इन स्मॉल डैम्स के विजिट्स भी करते थे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार करते थे और जो मरहलावार जो दौरे करते थे यही मुलाजमीन करते। लेकिन जब मुलाजमीन को एक्सटेंशन नहीं मिली है, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो इस वजह से इस पर काम मुकम्मल तौर पर जो है अभी रुका हुआ है। बहुत से डैम ऐसे हैं जो तकरीबन 15 से 20% इन पे काम अभी रहता है, लेकिन मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, दीगर मसाइल की वजह से, फंड इशू की वजह से जो है ये मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की आप इसको नाअहली कहें या नाकुस मनसूबाबंदी कहें कि उनके पास अभी तक इस किस्म का कोई मंसूबा मुकम्मल, अभी तक 7 साल 8 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आपको इसमें ये भी बताता चलूं कि जो वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी में यहाँ पे फंडिंग का भी बहुत मसला आ रहा था और अभी वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मर्जिंग का भी बहुत बड़ा मसला आ रहा है। तो चूंकि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जब ये हैंड ओवर होगा वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जो मंसूबे हैं इस पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि 114 जो हैं वो तरक्याती मंसूबे वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अभी शुरू हुए हैं, जिनमें से 7 स्मॉल डैम्स भी हैं। तो एक फंडिंग का मसला होगा, दूसरा जो है इनमें
जो है हुकूमत जो है जिनको जब जम किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ, तो जो तरक्याती जो मंसूबे हैं वो इससे इफेक्ट होंगे, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है उनके पास इस प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए जो है फंड नहीं होंगे। फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के, मैं आपको ये भी इसमें बताते चलूं कि फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद सेक्शंस जो हैं जिसमें वाटर एंड पावर सेक्शन जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो है वो उसमें जम किया गया है। तो ये इश्यूज जो हैं वक्त से चले आ रहे हैं, मुलाजिमीन के इश्यूज हैं। इसमें तकरीबन 200 से 300 मुलाजिमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया था। ये मुलाजिमीन जो हैं यही इन स्मॉल डैम्स के जो हैं दौरे करते थे और जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते थे। रिपोर्ट के बाद जो है तो फिर काम शुरू होता था, लेकिन अभी तक जो है गंदाव डैम जो है इस पे भी काम रुका हुआ है, रागागान डैम जो है इस पे भी काम रुका हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि फाटा की शुमाली वजीरिस्तान में तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत बहुत फोकस है और जुलाई से फाटा डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तकरीबन 100 रुपए की रकम आइंदा हमारे एक माली साल के दौरान जारी होगी इन 7 स्मॉल डैम्स के लिए, जो कि इस कबायली इलाकों की तरक्की के लिए बहुत नागुज़ीर हैं। कि मजबूरी तौर के ऊपर कितने फंड्स दरकार हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत ने इन डैम्स को मुकम्मल करने के लिए इन फंड्स की फराहमी की कोई यकीन दहानी करवाई है, और क्या कोई नई टाइमलाइन मुकर्रर की गई है इन डैम्स की तमीर के हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा है कि फेडरल हुकूमत की जानिब से फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को 3.2 बिलियन रुपए जो हैं वो फराम किए जाते हैं। साल 2018-19 के लिए भी इतनी जो है फंड रखे गए थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इनमें से फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को अभी तक सिर्फ 703 मिलियन जो है वो रुपए फराहम किए गए हैं। जो 114 या 115 जो स्कीमें हैं, ऑन गोइंग स्कीमें भी इसमें शामिल हैं, उसके लिए फराहम की गई हैं। दूसरी और तीसरी जो सामाही इनको फंड्स वो जारी की जाती हैं वो अभी तक जारी नहीं की गई हैं। तो इन जो स्मॉल डैम जो है इनके लिए मुख्तलिफ फंड मुख्तस किए जाते हैं। कभी कभी तो इस पे काम भी रुक जाता है, कभी कभी जो है फंड रिलीज का मसला भी आता है। चूंकि अब जो सूबाई हुकूमत तो अभी तक ये फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है इसका तो अभी तक ये फैसला नहीं किया गया है कि इसको खत्म करना है या इसको फाटा सूबाई हुकूमत के साथ जम करना है। बाज जो इसके सेक्शन थे उसको जम कर दिया गया है, लेकिन ये अभी मुकम्मल कशमकश की सूरत हाल है कि जो हुकूमत है वो इनको फंड फराहम करेगी, सूबाई हुकूमत करेगी या फेडरल हुकूमत करेगी। चूंकि 2018-19 के जो फंड हैं वो तो फेडरल हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए हैं, लेकिन जब अगले साल इसको जम किया जाएगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी, फंड सूबाई हुकूमत फराहम कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, क्योंकि 3.2 बिलियन रुपए बहुत बड़ी रकम है और जो फेडरल हुकूमत की जानिब से फराहम की गई है फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को। तो अगर इतनी ही फंड जो हैं वो दरकार होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शायद ये इनको फराहम ना कर सके, क्योंकि फंडिंग के जो है वो बहुत मसाइल सामने आ रहे हैं। तो ये एक इशू है कि जो है फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है फंड्स के कमी का भी सामना है। हुकूमत तो फंड फराहम कर देती है, ऐलान कर देती है, लेकिन जब बजट रिलीज किया जाता है तो उसमें काफी मसले होते हैं। जो 703 मिलियन की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें से भी फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के 80% जो बजट था वो यूज नहीं हुआ था, यूटिलाइज नहीं हुआ था, जो कि उनसे कोलैप्स हो गया, जो वापस चला गया है। तो ये सारे मसाइल हैं और जो है फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसके मसाइल का सामना है। इसमें ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन के मसाइल का सामना है। अभी मुलाजमीन भी कशमकश में है। जो शेख आसिफ आपने डिटेल में बताया, इससे मुतालिक कबायली अजला में जो स्मॉल डैम्स बनाए जा रहे थे वो मुकम्मल ना हो सके। अक्सर डैम ऐसे थे जो 2 साल का प्रोजेक्ट था लेकिन 7 साल गुजर गए, अभी तक इनकी तकमील ना हो सकी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। पहले भी हमने इस मामले पे बात की थी, स्टील मिल्स की बहाली प्लान, फिर इस प्लान के साथ दोस्तों को नवाजने की कोशिश, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे प्रेशर, ये सब बातें तो हम पहले भी करते रहे, लेकिन अब सरकारी दस्तावेज जो हमारे हाथ लगी हैं उसमें क्या कुछ है, वो क्या बता रही हैं? फैसल देखिए, 478 रुपये से जायद माली खसारे से 2 पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म को मुशीर बराए सनअत व पैदावार और तिजारत रज़ाक दाऊद साहब को ये टास्क दिया गया था। पहली डेडलाइन वो मिस कर चुके, जो कि 7 जनवरी तक उन्होंने बहाली पर का प्लान मुकम्मल करना था।
इस हकीकत के बावजूद कि उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाईपास करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से बराह रास्त उन्होंने एक मखसूस ग्रुप की, उन्होंने उसको मखसूस ग्रुप से वाबस्ता, जिसके अंदर हबको पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शामिल थे, उसके साथ निजी स्टील कंपनियों के अफसरान शामिल थे, उन पर मुश्तमिल एक ग्रुप उन्होंने कायम किया था अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए। और उसके बाद उन्होंने उस ग्रुप की 10 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मंजूरी भी हासिल की थी। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल, जिसकी बहाली का प्लान आपने यकीनी तौर के ऊपर बनाना है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मसला था कि उसकी एफिशिएंट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जहाँ पर उसका वो फुकदान है, उसको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत थी कि जब आप बहाली का प्लान बना भी रहे हैं, उस वक्त मैनेजमेंट की जानिब से जो किसी भी वर्किंग ग्रुप के साथ जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, जो स्टील मिल्स के डे टू डे अफेयर्स इस वक्त भी रन किए जा रहे हैं, उसके लिए मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तैनाती ये लाजमी थी। लेकिन वजारत सनअत व पैदावार ये करने में नाकाम रही। खिलाफ ज़ाब्ता पेपर रूल्स के बरक्स एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप तश्कील दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा गया कि आप इसको इस तमाम ग्रुप को इस फैसले की तौसीक करें, रेलेवेंट मटीरियल इंफॉर्मेशन सीक्रेट रिपोर्ट्स इस ग्रुप के हवाले करें ताकि ये अपना काम शुरू करे। और इस मकसद के लिए लाजिम था कि स्टील मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री अमल में लाई जाए। उस वक्त जब 21 जनवरी को पाकिस्तान स्टील मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज देने की मंजूरी हासिल करनी थी, लेकिन उस मौके के ऊपर हम एक नोटिफिकेशन सामने लेके आए थे कि किस तरीके के साथ वजारत सनअत व पैदावार ने यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर रज़ाक दाऊद साहब की मंजूरी से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब को 18 जनवरी से, यानी कि अभी PSM का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मुनक्किद नहीं हुई, उससे कबल ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो कि सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी थे वजारत सनअत व पैदावार में, वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान स्टील मिल खिदमात सर इंजाम देंगे। फिर नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया और 21 जनवरी को पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसकी मंजूरी हासिल की गई और मंजूरी के बाद मिनट्स के इजरा भी बहुत तखीर से हुआ। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला था कि हमने कहा कि आप डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब के पास, उन्होंने रिटायर हो जाना है आइंदा चंद माह के दौरान, आप दोबारा से एक नया CEO आएगा, दोबारा से इन मामलात को समझने की कोशिश करेगा, वक्त का ज़िया भी होगा, वसाइल का ज़िया भी होगा, चीज़ों आप दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर फैसल कि अभी सिर्फ 15 रोज़ ही गुजरे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके ओहदे से तब्दील कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 4 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जो खिदमात पाकिस्तान स्टील मिल के ज़िम्मे सुपुर्द की गई थी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो वापस लेते हुए उन्हें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में तैनात कर दिया गया है। तो वो सारा काम जो गुज़श्ता 2 से 2.5 माह के दौरान उन्होंने समझा या एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, अब वो सारा आपका ज़ाया गया। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला है कि पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ था। हमने इस मामले की खबर, एक्सक्लूसिव खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर की थी कि इस 21 जनवरी को होने वाले बोर्ड मीटिंग के अंदर सबसे बड़ा मामला जो सामने आया था वो ये था कि जो वो ग्रुप रज़ाक दाऊद साहब ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप कायम किया है उसकी तौसीक हासिल करना इस बोर्ड से लाजिम थी और इस बोर्ड के बाज़ मेंबरान ने इस फैसले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि इस ग्रुप के अंदर जो आयशा स्टील के से वाबस्ता लोगों को शामिल किया गया है, इंटरनेशनल स्टील से वाबस्ता लोगों को शामिल किया गया है, तवारकी स्टील से वाबस्ता जो कुछ लोगों को शामिल किया गया है। इस टेक्निकल ग्रुप के अंदर जो पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का काम करेगा, ये मफादात का टकराव है। इस ग्रुप से वाबस्ता लोगों के साथ किस तरीके के साथ पाकिस्तान स्टील मिल की वो तमाम रिपोर्ट्स शेयर की जा सकती है और इस टेक्निकल ग्रुप के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2006 में पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी के जरिए से इसको खरीदने की कोशिश की थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा था, अभी भी वहां पर पेंडिंग है और इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर कुछ मौजूद लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो किस तरीके के साथ आप वही उन्हीं लोगों के हाथों में बहाली का प्लान दिया गया है। तो ताज़ा तरीन इतलात ये आई है कि पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ने ये सिफारिश की है कि अगर आपने पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली का प्लान तैयार करवाना भी है तो उसके लिए लाजिम है इस ग्रुप के अंदर वो लोग जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टील के वासिफ मोहम्मद साहब हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको इस ग्रुप से हटाने की सिफारिश कर दी है। उसके साथ डॉक्टर मुनीर हैं, आयशा स्टील से वाबस्ता हैं, इनको भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से हटाने की सिफारिश की गई है। तौसीफ चनाए को भी उनकी ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। उसके साथ साथ तवारकी स्टील से वाबस्ता ज़ैगम रिजवी साहब को भी इस टेक्निकल ग्रुप से अलग करने की सिफारिश की गई है। तो इस वक्त एक तनाज़ा सामने आ रहा है
कि वजारत सनअत व पैदावार इन्हीं शख्सियात के जरिए से एक बहाली का प्लान तैयार करवाना चाहती है, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस मामले को मफादात का टकराव खिलाफ ज़ाब्ता करार दे रहा है। अब देखना होगा किस तरीके के साथ ये बहाली का प्लान आगे बढ़ता है। और उसके साथ वजीर खजाना असद उमर साहब ने 2017 के अंदर कौमी असम्बली के अंदर एक तहरीक इल्तवा जमा करवाई थी, जिसके ऊपर कुछ दीगर मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद थे। उन्होंने ये उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान स्टील मिल को इस तबाही की दहाने तक पहुँचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए और उसके साथ साथ नई मैनेजमेंट का तकर्रुर होना चाहिए। उनकी तहरीक उस वक्त कौमी असम्बली में जमा करवाई गई थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने भी अमल नहीं किया था। और इस वक्त भी पाकिस्तान स्टील मिल के स्टेक होल्डर्स का ग्रुप इस बात का मुंतज़िर है कि असद उमर साहब, रज़ाक दाऊद साहब, जिन लोगों ने स्टील मिल को तबाही के दहाने तक पहुंचाया, उनके खिलाफ एहतसाब का सिलसिला भी शुरू करें और इफेक्टिवली मुअस्सर तरीके के साथ जो फुल टाइम मैनेजमेंट का तकर्रुर है उसको भी यकीनी बनाएं। जी फैसल। जी ठीक भट्टी साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया। किफ़ायत आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए, जो महकमा पुलिस लीगल विंग का सर्विस स्ट्रक्चर है वो ना बन सका, अफसरान तरक्कियों से महरूम हैं, ये मसला सिर्फ लीगल विंग का है या दीगर जो विंग्स हैं उनमें भी है? जी बिल्कुल फैसल, ऐसा है कि बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम में महकमा पुलिस की जानिब से जो कुर्बानियां दी गई वो यकीनी तौर पर जो है बहुत ज्यादा कुर्बानियां, और उन्हीं की इन कुर्बानियों की बायस ही जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो अमन अमान का सूरज जो है वो तुलू हुआ। ताहम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महकमा पुलिस के हवाले से जो अपग्रेडेशन है या सर्विस स्ट्रक्चर्स के ना होने की वजह से हमेशा से मुश्किलात का शिकार रहा, ना सिर्फ लीगल विंग बल्कि जो दीगर एहलकार हैं, जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि जो तरक्कियों के हवाले से जो है वो महकमा पुलिस को शदीद मुश्किलात का भी सामना रहता है। और हमेशा से उनकी तरफ से ये आवाज आती है जो महकमा पुलिस के एहलकार हैं या अफसरान हैं कि उनके हवाले से जो है वो कोई तरक्कियों के हवाले से किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर जो है वो वजह नहीं किया जा रहा। इससे कबल हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में भी हम ये बात कर चुके हैं कि जो ग्रेड 9 को 11 में जो अपग्रेड करना था, जो कि बाकी तीनों सूबों में तो कर दिया गया था, हम बलूचिस्तान में उस हवाले से अब तक जो है वो बारहा बात की गई, लेकिन उसको जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हो सका। और उस हवाले से एहलकार हमेशा से जो है वो उनके हवाले से उनके हवाले से ये बात की जाती रही कि उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। ताहम जो महकमा पुलिस का जो लीगल विंग है उसमें ये मसला जो है वो बहुत शदीद है, और जिसकी वजह से महकमा पुलिस की जो लीगल विंग है उसमें मुतअद्दिद डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स ने जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स जो है वो चेंज कर दिए हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यही है कि उसमें सर्विस स्ट्रक्चर ना होने की बायस जो है वो इंस्पेक्टर जो कि इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं वो बहुत ही मुश्किल अपनी सर्विस के दौरान जो है वो डीएसपी लीगल के ओहदे पर जो है वो तरक्की इस हवाले से पाते हैं। चूंकि ग्रेड 17 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 17 में इसमें सीनियरिटी लिस्ट में सरफहरिस्त होने के बावजूद भी जो है वो उन अफसरान को जो है ना ही वो तरक्कियां दी जाती हैं, उनकी तरक्कियों में जो है वो बहुत बमुश्किल जो है वो अपनी सर्विस के दौरान जो है वो तरक्कियां पाते हैं। इसके अलावा जो 2009 में इस हवाले से अदालती एक अहकामात भी आए थे कि जिसके तहत जो है जो लीगल विंग के जो अफसरान थे उनको भी एग्जीक्यूटिव कैडर की सीनियरिटी लिस्ट के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया गया था, ताकि उनकी तरक्कियों को भी जो है वो प्रॉपर एक प्रॉपर चैनल जो है वो तमाम वहां से जो है वो हो सके। ताहम उसके बावजूद हम देखते हैं कि अब तक जो है वो महकमा पुलिस में इस हवाले से शदीद जो है वो ये बताया जा रहा है कि बेचैनी है कि वो इस सर्विस स्ट्रक्चर को अब तक जो है वो लागू नहीं कर सकी, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को अब भी जो है वो महकमा पुलिस में जो बड़े अफसरान हैं उनकी कमी का सामना है। बहुत से ऐसे मकामात हैं, बहुत सी ऐसी जगह है कि जहां पर जो है वो एग्जीक्यूटिव चार्ज दिए गए हैं और अफसरान ना होने की वजह से और तरक्कियां ना होने की वजह से। इस हवाले से जब हमारी बात हुई महकमा पुलिस के आला अफसरान से तो उनका यह कहना था कि सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम जारी है और बहुत जल्द जो है वो इसको कर लिया जाएगा। ताहम 2009 से हम देखते हैं कि अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो अब तक इसको फाइनलाइज नहीं किया जा सका, और इसके हवाले से जो बड़ी तादाद में जो अफसरान हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो डीएसपीज हैं, उन्होंने भी जो है वो अपने डिपार्टमेंट छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो है वो शुरू कर दिया काम। जी सही। अच्छा, कफायत अली बताइएगा कि इस सर्विस स्ट्रक्चर की तैयारी के हवाले से
क्या कोई काम जारी है, कोई पता चल रहा है कि कब तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा दीगर सूबों की तरह, ताकि बलूचिस्तान के अंदर भी जो अफसरान है स्पेशली पुलिस ग्रुप से वाबस्ता उन्हें तरक्कियाँ मिल सकें? और इसके साथ ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को मरासले अरसाल किए थे कि उन्हें अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अफसरान की कमी का सामना है। वफाकी हुकूमत कुछ अफसरान की जो जिम्मेदारियाँ हैं, खिदमात हैं, वो बलूचिस्तान हुकूमत के सुपुर्द करे। क्या वो अफसरान वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में तैनात हो सके हैं या नहीं? जी बिल्कुल भट्ट साहब, जो कि आपने सर्विस स्ट्रक्चर की तैयारी के हवाले से बात की, तो जब हमने आला हुकाम से बात की, उनका ये कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। और ये जो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल ने जब अपना चार्ज संभाला तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि फौरी तौर पर जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके, ताकि महकमा पुलिस में जो मुख्तलिफ जो खामियां हैं उनको फौरी तौर पर दूर किया जा सके और तरक्कियों का जो एक अमल है, एक प्रोसेस है, उसको स्मूथली जो है वो चलाया जा सके। दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान की जानिब से वफाक को मरासले लिखे गए, वफाकी हुकूमत को कहा गया कि उन्हें जो वो अफसरान की खिदमात हासिल होंगी, चूंकि अमन अमान का एक बहुत संगीन मसला यहां पर देखा गया, एक बहुत महकमा पुलिस को स्पेशली जो है वो टारगेट किया गया, यहां पर डीएसपी डीआईजी लेवल के लोगों को जो है वो टारगेट किया गया। उस वजह से जो है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से वफाक को ये मरासले अरसाल किए गए कि उन्हें जो है वो खिदमात चाहिए होंगी अपने अफसरान की, कि उनको कमी का सामना और उनको जो वो खिदमात दी जाए। तमाम इस हवाले से हम देखते हैं कि चूंकि अमन अमान की मखदूस सूरत हाल रही और उसके हवाले से भी जो है वो ना ही इस पर अब तक कोई अमल दरामद हो सका। इसके अलावा सिंध हुकूमत से भी जो है वो वफाक की जानिब से ये कहा गया था कि सिंध हुकूमत से भी जो है वो अफसरान जो है उनकी खिदमात को जो है वो बलूचिस्तान के सपुर्द किया जाएगा, ताकि यहां पर जो अमन अमान की सूरत हाल है और अफसरान की जो एक कमी है उसके हवाले से शदीद मुश्किलात का जो शिकार है बलूचिस्तान, उस कमी को जो है वो पूरा करेगा। ताहम इस पर अब तक जो है वो अमली तौर पर इकदाम जो है वो नहीं हो सके और ना ही इन अफसरान की खिदमात जो है बलूचिस्तान पुलिस के हवाले की जा सकें। जी ठीक, किफायत आपने बहुत में बताया है। होती साहब आपकी तरफ आते हैं। एक तो आज 92 न्यूज़ के 4 साल मुकम्मल होने पे अपने तासुरात भी शेयर कीजिएगा। दूसरा, आपकी खबर है $50,000 या इससे ज़ायद दौलत रखने वाले खुफिया बैंक अकाउंट्स के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया गया है, इसकी डिटेल्स क्या है? जी सबसे पहले तो जी 92 के 4 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारक हो हमारी कंपनी को, हमारे कुलीस को मुबारक हो, उन लोगों को भी मुबारक हो जो हमारी रिपोर्ट्स और हमारे कमेंट्स यानी तबसरों से इत्तेफाक नहीं रखते। बहुत जल्द इंशाल्लाह मेहनत करके हम उन्हें भी अपना कायल कर लेंगे। जो स्टोरी है वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये तबसरे होते रहे कि कोई नई एमनेस्टी स्कीम आ रही है। एमनेस्टी स्कीम की खबरों की मुखालफत करते रहे आला तरीन जो अफसरान हैं और वजीर हैं, वो कहते रहे कि कोई नई स्कीम नहीं आ रही। लेकिन अब हमारी इत्तला के मुताबिक नई स्कीम तो नहीं आ रही, लेकिन उसका फॉलो अप आ रहा है, उसका तसलसल कंटिन्यूएशन आ रही है। वो ये है कि जो लोग भी $50,000 या इससे ज्यादा के बैंक अकाउंट्स रखते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर उन्होंने डिक्लेयर ना किए। 1 जुलाई तक का वक्त उनको दिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि आप इस पे टैक्स भी अदा करें, इन्हें जाहिर भी करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी कि आपके अकाउंट्स को, जो कि पाकिस्तान में आपके अकाउंट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं है, पहले उनको सीज किया जाएगा, उनको मुंजमद कर दिया जाएगा और उससे 35% रकम जो है टैक्स की हम काट कर मजीद भी कार्रवाई करेंगे। अगर आप उससे पहले जाहिर कर दें और आप अपना टैक्स भी दे दें और ये बता दें कि उस मनी का सोर्स क्या है, तो आपको जो आम टैक्स है वो लगेगा जो आम बंदे को लगता है और उसके अलावा आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप ये अकाउंट्स नहीं दिखाते तो आपको उसके अलावा भी सजाएं होंगी। उन सजाओं से बचने के लिए आप ये, और सजा किस बात पे होगी? वो इस बात पे होगी, इस इल्जाम पर कि आपने दरहकीकत पाकिस्तान से ये माल चोरी करके बाहर ले गए, बाहर से दोबारा पाकिस्तान में लाए हैं और पाकिस्तान में अपने बैंक अकाउंट्स और असासे तश्कील दिए हैं। उन बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया जाएगा और बाहर भी तलब की जाएगी, उनसे ताउन तलब किया जाएगा बाहर के अफसरान से बैंकों के, कि आप हमें इनकी पूरी इंफॉर्मेशन दें और मदद दें कि इनके वहां के अकाउंट्स को भी सीज किया जाए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कानून बन चुका है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग करके कोई पैसा बाहर गया है या वापस मनी लॉन्ड्रिंग करके किसी मुल्क के अंदर वापस गया है तो उस पर अब बैनुल अक़वामी कानून लागू होगा। इस कानून की शिक 123 की शिक 1 ये अब असम्बली में पड़ी है, इसकी मंजूरी बहुत जल्द दे दी जाएगी। जो लोग ये मौका हासिल करना चाहते हैं वो लोग तकरीबन 5,000 से ज्यादा होंगे। इस वक्त तक
4,893 लोगों के मालूम किए जा चुके हैं कि इनके तो अकाउंट्स मौजूद हैं। $1 लाख से ज्यादा रकम रखने वाले लोग हैं ये। लेकिन जो बेंचमार्क बनाया गया है वो ये है कि अगर आपके $50,000 से ऊपर हैं तो आप बताएं, क्योंकि जो पाकिस्तान से लूट कर बाहर रकम ले जाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, या फिर उसी को वाइटन करके वापस यहां लाया गया है, तो वो रकम जो है वो $50,000 से कम होगी अगर, तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन $50,000 का एक हिस्सा है। इसमें एक और शिक भी है, वो ये कि 1 जुलाई से पहले अगर आप उसको टैक्सेशन या सजाओं से बचाने के लिए अगर उसको मुंतकिल करेंगे कहीं और, तो उसका ट्रैक भी लगाया जाएगा। इस ट्रैक सिस्टम को नाफिज करने यह है सजा, ये जो टैक्स सिस्टम नाफिज होगा। लेकिन एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी ये है कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये जो पिछली एमनेस्टी दी गई थी उसमें टैक्स कम किया गया था, इस दफा टैक्स नहीं कम किया जाएगा लेकिन सजाएं नहीं होंगी। ये एक एमनेस्टी स्कीम है जो पक रही है इस वक्त, असेंबली में, पार्लियामेंट में भी पक रही है, FBR में भी पक रही है, SCCP में भी पक रही है, बैंकिंग सिस्टम में भी पक रही है। ये एमनेस्टी स्कीम 1 जुलाई से सजाओं की सूरत में हो जाएगी और 1 जुलाई तक ये अगर किसी ने अपने सारे अकाउंट्स बाहर के और अंदर के $50,000 के ऊपर के और यहां $1 लाख से ऊपर के अगर जाहिर कर दिए तो उनको कुछ नहीं कहा। जी ठीक, होती साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म। बहुत शुक्रिया। इकराम होती, सुहेल इकबाल भट्टी, अनवर सुमरा, किफ़ायत अली, इब्राहिम रिंद, आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अब्बासी को बाखबर सुबह से इजाज़त दीजिए।